हेलो एवरीवन। यूपीएससी प्रीलिम बूस्टर करंट अफेयर्स सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 7 नवंबर 2024। आज हम देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल पीआईबी, द हिंदू न्यूज़पेपर के साथ साथ अदर करंट अफेयर्स की मैगजीन और न्यूज़पेपर में इम्पॉर्टेंट रहे हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है वो राज्य स्थापना दिवस के बारे में है। आपसे ये प्रश्न बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा कि 1 नवंबर को किन किन स्टेट का स्थापना दिवस मनाया जाता है या 24 अक्टूबर को किसका मनाया जाता है। ये किसी भी प्रकार का प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। लेकिन आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा वो पॉलिटी के अंतर्गत प्रश्न आएगा और वो आएगा सीक्वेंसिंग को लेकर कि आप क्रम लगाइए कि इनमें से किन किन राज्यों का गठन किस क्रम में हुआ था। ठीक है, तो आप जब हमसे इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम ऑलरेडी आपको पढ़ाते हैं संघ एवं राज्य क्षेत्र वाले चैप्टर में, लेकिन हम आपको यहाँ पर भी बता देंगे। ठीक है, आपने वहाँ पर फजल अली आयोग के बारे में पढ़ा होगा, धर आयोग के बारे में पढ़ा होगा, जेवीपी समिति के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे समितियों को याद नहीं रखना है, आपको बस सीक्वेंस याद रखना है कि किस स्टेट का गठन कब हुआ था। और ये प्रश्न आएगा क्योंकि आप ये मानकर चलिए कि जो नेट जेआरएफ का पेपर होता है वहाँ पर पॉलिटी से रिलेटेड ऐसे प्रश्न काफ़ी सारे आते हैं, इवन स्टेट पीसीएस में भी आते हैं। तो आप इनके लिए काम करना कि आप इनकी लिस्ट बना लेना और अपने यहाँ दीवार पे चिपका देना ताकि आपको चीज़ें बार बार रिकॉल हो सकें। ठीक है, तो आपको जैसा पता है कि जब भारत का संविधान बना था तब उस समय मूल रूप से 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, ये मूल रूप से थे। बाद में इनमें अलग अलग अमेंडमेंट किया गया या कह सकते हो राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया और उसके तहत कई सारे स्टेट बनाए गए जिनमें से 15 स्टेट एक्स्ट्रा बने। ठीक है, बट 2019 में जब JNK को यूटी में, जम्मू कश्मीर को यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग यूटीज़ बना दी गई, तब एक स्टेट हमारा कम हो गया। अर्थात आज वर्तमान में हमारे यहाँ 28 स्टेट हैं। ठीक है, अब 2 यूटीज़ बनी थी तो 9 यूटीज़ हो जाती, लेकिन आपको भी पता है कि दादर एवं नागर हवेली को एक साथ में मिला दिया गया। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ 28 स्टेट और 8 यूटीज़ हैं। ठीक है, इतनी बातें याद हो गई, दमन दीव और दादर एवं नागर हवेली। तो अब आपको क्या करना है कि 14 के बाद जो स्टेट बने हैं उनका सीक्वेंस याद रखना है। ठीक है, तो 14 के बाद कौन कौन से स्टेट बने? 15वां जो स्टेट बना था वो बना था आपका गुजरात। ठीक है, 16वां जो स्टेट आपका बना था वो आपका बना था नागालैंड। हरियाणा मैंने लिख दिया है ना, मतलब रुको 1 मिनट, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं। हाँ, आप यहाँ पे लिखिए 15 जो स्टेट बना था वो था गुजरात, 16वां जो स्टेट बना था वो था नागालैंड। ठीक है, 17वां जो स्टेट बना था वो था हरियाणा। ठीक है, 18वां जो आपका स्टेट बना था वो कौन सा था? हिमाचल। ठीक है, मैंने इसको कैसे याद किया? मैंने इसको याद किया गुना और हिमाचल। ठीक है, तो ये आपके 4 स्टेट हो गए। 19वां जो स्टेट आपका बना था वो था मणिपुर, 20वां जो स्टेट आपका था वो था त्रिपुरा और 21वां जो स्टेट था वो आपका था मेघालय। 22वां जो आपका स्टेट था वो था आपका सिक्किम। ठीक है, मतलब ये 4 नॉर्थ ईस्ट के थे, 19, 20, 21, 22। ठीक है, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम। क्लियर हो गई बातें? इसके बाद जो 23 या कहें 23वां स्टेट था वो था मिजोरम, यानी कि 19 से लेके बाकी जो स्टेट बन रहे हैं वो नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हैं। ठीक है, 24वां जो था वो था अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, 25वां जो स्टेट था वो गोवा, अब आपका पश्चिमी तट पे आ गया 25 से। ठीक है, गोवा के बाद जो 26वां बना था वो था छत्तीसगढ़। ठीक है, और 27वां जो बना था वो था उत्तराखंड। 28वां जो बना था वो था आपका झारखंड, मतलब छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड बना। ठीक है, और 29वां जो आपका था वो था तेलंगाना। ठीक है, अब आपको पता है कि इन 14 में से जम्मू कश्मीर को यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया, तो यहाँ 13 बचे थे, तो 13 ये और बाकी के ये हमारे 15। ठीक है, 3 और 4 3 7, 3 10, 3 13, 14 15, तो अब ये क्या हो जाएंगे? 28 हो जाते हैं।
ठीक, तो ऐसे आपको यहाँ पे याद रखना है। बाकी आपसे किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। यदि आप स्टेट पीसेस देते हो तो भले आपसे पूछ ले कि छत्तीसगढ़ की सीमा किस किस से लगती है, मध्य प्रदेश की सीमा कितने स्टेट से लगती है, उत्तर प्रदेश की सीमा किन किन स्टेट से लगती है, ठीक है। इसके अलावा आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब सीक्वेंस कैसा बनेगा, आपको दे देगा गुजरात, हरियाणा, मणिपुर, मेघालय, इनको क्रम में लगाइए, तो आप बता देना ये क्रम ही है सर, ठीक है। तो इनको याद कर लो। बाकी ये आपसे नहीं पूछा जाएगा कि किन किन से अलग होकर बना, ये मैंने बस लिस्ट आपको दे दी है, आपसे पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि किन किन से बना है, किन किन से नहीं बना है। अब ये चीज़ आपको हम इंडियन पॉलिटी में पढ़ाते हैं कि भारत में यदि स्टेट का गठन करना हो, ठीक है, तो उसका राइट किसके पास है, उसका राइट संसद के पास है, ठीक है। तो अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि भारत संघ में किसी क्षेत्र को शामिल करने या ऐसे नियमों और शर्तों पर नए राज्यों की स्थापना करने का अधिकार देता है जो वह उचित समझती है, ठीक है। अनुच्छेद 3 में क्या है, भारत संघ के मौजूदा राज्यों में परिवर्तन, मतलब 2 में क्या है, नए स्टेट्स का गठन, और अनुच्छेद 3 में क्या है कि जो पुराने स्टेट हैं ऑलरेडी उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर देना, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे नहीं याद रखना। मतलब अगर आपको पूछा जाए कि तेलंगाना और झारखंड इनका गठन कैसे हुआ, तो आर्टिकल 3 का यूज करके, क्योंकि इनकी सीमाएं चेंज की गई, ठीक है। यही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के साथ हुआ था, ठीक। बाकी आपको नहीं याद रखना है। अब यहाँ पे बेसिक चीज़ है कि जब भी किसी राज्य के गठन की बात आती है या किसी पुराने राज्य की सीमाओं में परिवर्तन किया जाता है, तो इसके लिए कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से ही संसद में पेश किया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। साथ ही आपको ये भी पता हो कि राष्ट्रपति को एक निश्चित अवधि के भीतर इसे राज्य विधानमंडल के पास विचार व्यक्त करने के लिए भेजना होता है, ठीक है। हालांकि राष्ट्रपति या संसद विधानमंडल के विचारों से बाध्य नहीं है, ठीक है। या संसद राज्य विधानमंडल मान लो कह रहा है कि नहीं भैया इतनी सीमा ऐसा ना करो, इतना वो ना करो, कोई बात नहीं सुनी जाती, क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है, सेंटर के पास। और सेंटर इन चीज़ों को ध्यान में रखता है। क्यों ध्यान में रखता है, क्योंकि उसको देश की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखना है, ठीक है। बाकी आपको नहीं याद रखना है। अब ये यहाँ पे आप लिस्ट मत याद रखना कि ए में कौन से थे, बी में कौन से थे, सी में कौन से थे, डी में कौन से थे, ये नहीं याद रखना। आपको लग रहा होगा कि फिर मैंने दी क्यों थी। मैंने इसको इसलिए ये दिया था ताकि आप में से जो बच्चे ये सोचते हो ना कि यार ऐसे सिनॉप्सिस या निमोनिक्स या इन्फोग्राफिक्स मिल जाएं और हम उनको एक जगह इकट्ठा करते रहें, कोई फ़ायदा नहीं होता है। क्योंकि आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि जो प्रश्न आएगा वो ऐसी चीज़ों पर आएगा। तो जब हमें ज़रूरत केवल इतने की है तो हम फालतू की चीज़ें अपने पास क्यों कूड़ा के रूप में इकट्ठा करें, ठीक है। तो मैं आपको इन चीज़ों से सजग भी कराना चाहता हूं कि कई बार क्या होता है ना, हम कंटेंट को स्टोर करने के चक्कर में अपना घर का कबाड़ा बना देते हैं। तो वो कबाड़ा आपको नहीं बनाना है, ठीक है। आपको 14 के बाद बने हुए राज्यों की लिस्ट अपने मन से लिख लेनी है, मैंने आपको बता भी दी है, ठीक है। उसी का बस आपको नोट्स बनाना है और उसी को आपको बस रटना है, ठीक है। बाकी आपको नहीं याद रखना। अच्छा एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, छोटी छोटी जानकारी है ना। यहाँ पे ये जो 1 नवंबर है ना, 1 नवंबर को ऐसा नहीं कि केवल छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक और केरल का ही बर्थडे होता है, बर्थडे ही कह सकते हो, है ना, क्योंकि इनका जन्म ही एक तरीके से हुआ। तो इन्हीं का केवल बर्थडे नहीं होता, बल्कि अन्य भी स्टेट्स हैं, है ना। अन्य स्टेट्स का मतलब आंध्र प्रदेश, ठीक है, और पंजाब, ठीक है। पंजाब को पंजाब क्यों कहते हैं, क्योंकि पंज आब का मतलब 5 नदियाँ, 5 जल, आब का मतलब जल होता है, इसलिए देखना 2 आब का मतलब 2 नदियों का मिलन, ठीक। तो पंजाब में 5 नदियाँ कौन है, झेलम है आपकी, चिनाब है, रावी है, सतलज है, व्यास है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। अब यहाँ पे जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये कि 1 नवंबर को 2 यूटी भी ऐसी हैं जिनका बर्थडे मनाया जाता है। कौन कौन सी, जो विवाद में भी रही थी, लक्षद्वीप और पुडुचेरी, ठीक है। बाकी आपको नहीं याद रखना है, ये चीज़ें फैक्ट के रूप में आप यहाँ पे याद कर लीजिए। क्लियर हो गई बातें, हाँ सर क्लियर हो गई। बाकी आपसे देखो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा और ना ही आपको यहाँ पे याद करना है, ये चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाएंगी कि कौन सा कब गठन हुआ, कब नहीं गठन हुआ, ठीक। अगला आर्टिकल है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन। आपसे नहीं पूछा जाएगा, मैंने बस इसको इसलिए दिया है ताकि यदि आपसे क्वेश्चन आए कि बच्चों के स्वास्थ्य के लिए या मातृ मृत्यु दर या शिशु मृत्यु दर को कैसे दूर किया जाए, है ना,
उसके लिए फर्दर मटेरियल के रूप में आप यूज कर सकते हो कि हमें सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है ताकि हमें एक निश्चित डाटा मिल सके। ठीक है, बाकी आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्लियर हो गई बातें? तो आपको ये याद नहीं रखना, बस ऐसे पढ़ लो कि हाँ किससे रिलेटेड है, जन्म व मृत्यु के पंजीकरण से, है ना। बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट, अगर आप नगर निगम के क्षेत्र में रहते हो, जैसे जो नगर निगम होते हैं, तो वहाँ पे आपको एमसीडी वगैरह से ये सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। ठीक है, और यदि आप गांव वगैरह से हो तो पंचायत से बनता है। ठीक है, लेकिन अब सरकार ने क्या किया कि इसको डिजिटली पूरी तरीके से कर दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति का ये अनिवार्य होगा 1 अक्टूबर 2023 से। ठीक, किस किस जगह काम आएगा? तो बर्थडे की पुष्टि करने हेतु, है ना। इवन शादी वगैरह का कुछ लोग होते हैं कोर्ट मैरिज करते हैं, तो वहाँ पे दिक्कत ये आती है कि लड़की अगर 17 साल की है, 16 साल की, उसको बहला फुसला लिया गया, है ना, तो कैसे देखा जाए, कैसे पता किया जाए, है ना। या ये भी होता है कि किसी व्यक्ति ने रेप किया या दुराचार किया, ठीक है, तो ये कैसे पता किया जाए कि वो उस बंदे की जो उम्र है वो सच में 18 क्रॉस है, वो नाबालिग नहीं है। ठीक, बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है। ठीक, अगला हमारा आर्टिकल है फर्स्ट ग्लोबल ट्री असेसमेंट के बारे में। ठीक है, आपसे बस इतना पूछा जाएगा कि फर्स्ट ग्लोबल ट्री असेसमेंट किसके द्वारा किया गया? तो IUCN के द्वारा। ठीक है, IUCN से रिलेटेड एक प्रश्न आया है, मुझे जहाँ तक याद है 2012 और 11 के दौर में, शायद 11 में आया है, और वहाँ आपसे इन्वायरमेंट में पूछा गया है कि IUCN के क्या क्या कार्य होते हैं। ये आप तभी बता सकते हो जब IUCN के बारे में आप पढ़े होगे। तो वहाँ पे उसने क्या किया था, वहाँ पे उसने यूनेस्को की बात को और IUCN की बात को मिक्स कर दिया था, तो बच्चा वहाँ पे कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, तो हम इसके बारे में बेसिक देख लेते हैं कि IUCN वास्तव में क्या है। तो जैसा कि चर्चा में है कि रेड लिस्ट के अद्यतन के भाग के रूप में फर्स्ट ग्लोबल ट्री असेसमेंट प्रकाशित किया गया। ठीक है, कहाँ पर किया इन्होंने? कोलंबिया के कैली में। यहाँ क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे जैव विविधता पर कन्वेंशन हो रहा था, COP16। ठीक है, अब ये कोलंबिया में है, कैली में। ठीक है, कोलंबिया आपका कहाँ पे है? कोलंबिया है आपका साउथ अमेरिका में। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के बाद साउथ अमेरिका। मैं आपको मैप दिखा देता हूँ। जैसा कि ये है हमारा मैप, ये है हमारा प्यारा भारत। इस प्यारे भारत से हम चलेंगे वेस्ट की ओर। ये है हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बाद आता है हमारा यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, और ये है साउथ अमेरिका। इसी साउथ अमेरिका में एक कंट्री है हमारी कोलंबिया, ये। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि कमेंट बॉक्स में 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला कि क्या कोलंबिया से कर्क रेखा होकर गुजरती है? दूसरा, साउथ अमेरिका के वो कौन कौन से देश हैं जहां से मकर रेखा होकर गुजरती है? ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप ये बात बताइएगा मुझे। देखते हैं अपने आगे के आर्टिकल को। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि COP16 संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन के पक्षकारों में, देखो ये सारी चीज़ें आपको याद नहीं रखना है, आपसे नहीं पूछा जाएगा। हाँ, आपको हम ये जैव विविधता जो सम्मेलन हुआ था COP16, इसके बारे में बताएंगे। अब आपके दिमाग में आया होगा कि COP16 का क्या मतलब है। COP16 का मतलब ये है, COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, मतलब वो देश जो इस पार्टी में शामिल हुए। ठीक है, तो COP का मतलब ये हुआ, 16 का मतलब ये हुआ कि ये 16वां सम्मेलन था। समझे, इससे पहले 15 बार ये लोग मिल चुके हैं। क्लियर हो गई बातें? अब जैव विविधता का क्या मतलब है? जैव विविधता का मतलब है जीवों की विविधता। ठीक है, कि अलग अलग प्रकार, जैसे हम लोग पढ़ते हो ना कि 84 लाख योनियां हैं, तो बस कुछ ऐसा ही यहाँ पे होता है। अब इसको लेकर क्या किया जाता है? इसको लेकर अवेयरनेस फैलाई जाती है, नियम कानून बनाए जाते हैं। किस लिए? कि जो संकटग्रस्त जातियाँ हैं वो डिस्टर्ब ना हो, या कहें वो परेशान ना हो, वो विलुप्त ना हो। ठीक है, तो उनको लेकर कानून बनते हैं, और इन्हीं कानून के अंतर्गत कई सारे रेजोल्यूशन आते हैं। उन्हीं रेजोल्यूशन में से आपने एक नाम सुना होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, एक आपने नाम सुना होगा कार्टेजेना प्रोटोकॉल। ठीक है, एक आपने सुना होगा कुनमिंग घोषणा के बारे में। तो इन सब का संबंध इन्वायरमेंट से होता है। क्लियर हो गई बातें? आपने इसी में समझा होगा आइची गोल के बारे में, आपने इसी में समझा होगा नगोया प्रोटोकॉल के बारे में। तो ये सब किससे रिलेटेड हैं? इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं। बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है, क्योंकि इनका बेसिक हम ऑलरेडी आपको इन्वायरमेंट की सीरीज में कवर कराते हैं, जो जीएस की हमारी क्लासेस हैं। ठीक, बाकी आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो ग्लोबल ट्री असेसमेंट रिपोर्ट क्या करेगी? ये वैश्विक स्तर पर सभी वृक्ष प्रजातियों का मूल्यांकन करेगी और निर्णय लेने हेतु संरक्षण संबंधी जानकारी में सुधार करेगी। अब यहाँ ध्यान रखना,
आप जब 2011 का प्रश्न पत्र देखेंगे तो वहाँ आपको वृक्ष प्रजातियों वाला भी ऑप्शन देगा, लेकिन गलत हो जाता था। अब वो नहीं गलत होगा, क्योंकि ये पहली बार किया गया है ना वृक्षों के बारे में भी, समझ गए। तो इसलिए अब उस ऑप्शन में पहले बी ऑप्शन सही होता था, अब वहाँ पे पहला वाला ऑप्शन भी सही माना जाएगा, क्योंकि अब पादप प्रजातियों का भी ये क्या करेगा, मूल्यांकन करेगा, पहले नहीं करता था। इसीलिए इसको क्या कहा गया है कि फर्स्ट ट्री असेसमेंट रिपोर्ट, ठीक है, पहली बार ये किया जा रहा है। 2015 में शुरू किया गया, ठीक है, ग्लोबल ट्री असेसमेंट। विलुप्त होने के सबसे अधिक खतरे वाले जो प्रजातियां उनको प्राथमिकता देना। बाकी आपसे यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा कि कौन कौन इस पे पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन कौन नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है, कितनी वृक्ष प्रजातियां हैं, किन के खतरे हैं, ये नहीं पूछा जाएगा। आपसे जो प्रश्न पूछा जा सकता है वो ये कि बुकानानिया बारबेरी क्या है। तो ये वास्तव में एक छोटा सा वृक्ष है। अब वृक्ष के साथ में यहाँ पे स्लैश करके लिख लेना कि पादप प्रजाति है, ठीक है। कहाँ पाई जाती, केरल के केरल के दक्षिण में या कहें पश्चिमी घाट में, ठीक है। तो ये याद रखना कि हाल ही में चर्चा में रहा शब्द बुकानानिया बारबेरी क्या है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये एक जीवों की प्रजाति है, तो आप कहना नहीं सर ये पादप प्रजाति है, ठीक। बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है, आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब बात आती कि आयुष्यन क्या है। तो आयुष्यन वास्तव में एक तरीके की बॉडी है जो क्या कार्य करती है, जितनी भी स्पीसीज होती हैं उनको कैटेगराइज करती है, चाहे वो जानवरों की स्पीसीज हो या पादपों की। पादप का मतलब पेड़ पौधे, ठीक है। वो ये बताती है कि कौन से जानवर की संख्या अब कम हो गई है, किसकी कितनी बची है, किसकी कितनी अधिकता है, ठीक है। और उसी के आधार पर नियम कानून बनाए जाते हैं। जैसे एक्सटिंक्ट का मतलब विलुप्त, जैसे डायनासोर अब हमारे यहाँ नहीं मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा लीस्ट कंसर्न मतलब इन पर अभी कोई खतरा नहीं है, ये बहुत सारे विद्यमान है और इनको चाहे मारो चाहे खाओ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नियर थ्रेटेंड का मतलब क्या हुआ कि ये आगे चल के खतरे में हो सकते हैं। मतलब यहाँ से समझो कुछ ऐसा ये सीक्वेंस चलता है, ठीक है, कि सबसे कम खतरा, उससे अधिक खतरा, उससे अधिक खतरा, उससे अधिक खतरा, उससे अधिक खतरा, फिर ये खतरा और फिर सबसे बड़ा खतरा, समझ गए। ऐसे इनको बांटा गया है कि इंडेंजर्ड का मतलब, वनरेबल का मतलब, नियर थ्रेटेंड का मतलब, डाटा डेफिशिएंट मतलब डाटा है ही नहीं, लीस्ट कंसर्न का मतलब, ठीक है, एक्सटिंक्ट का मतलब, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड का मतलब, क्रिटिकली इंडेंजर्ड का मतलब, ये आपको पता होना चाहिए। और एक और बात, आपसे यदि अब प्रश्न पूछा जाएगा, पीछे भी यूपीएससी ने कई बार पूछा है, तो वो ये आएगा कई सारे आपको जो प्रजातियां हैं, ठीक है, जानवरों की, वो दे देगा और उनमें पूछेगा इनमें कौन कौन क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, कौन वनरेबल हैं, कौन इंडेंजर्ड हैं, कौन नियर थ्रेटेंड है। ये कैसे याद कर सकते हो, ये याद कर सकते हो जब हम आपको किसी जीव जंतु के बारे में पढ़ाएंगे। मान लो हमने आपको पढ़ाया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में, तो हम जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि आईयूसीएन में इसका क्या कहते हैं स्टेटस है, वो कैसा स्टेटस है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है या वनरेबल है या इंडेंजर्ड है। हम आपको बताएंगे कि जो स्नो लियोपॉर्ड है उसकी स्थिति क्या है, वनरेबल है, इंडेंजर्ड है। तो आप क्या करना, अलग अलग लिस्ट बना लेना फिर, और हर लिस्ट में अलग अलग जानवरों को कैटेगराइज कर लेना। ऐसे आपको चीज़ें मेमोराइज भी हो जाएंगी, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे बस बेसिक रूप से जान सकते हो कि ये करता क्या है। 9 श्रेणियों के अंतर्गत इसने डिवाइड कर रखा है, ठीक है। अब इन श्रेणियों पे नहीं आएगा क्वेश्चन, ये मत सोचना कि आपको याद करना कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड का क्या मतलब या एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड का क्या मतलब, ऐसा नहीं आएगा क्वेश्चन, ठीक है। और आएगा भी तो भी आप पढ़ लो, और वैसे भी हम इसको एनवायरनमेंट की जो क्लासेस होती हैं हमारी फाउंडेशन, वहाँ पे इनको डेप्थ में बताते ही बताते हैं, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है। सतत विकास लक्ष्य और आईची लक्ष्य कहाँ पे आए थे, नगोया प्रोटोकॉल के अंतर्गत, ठीक है। ये 20 गोल्स होते हैं, 20 गोल हैं, है ना, उनके बारे में यहाँ पे बात की गई। बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है कि ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीसीज की 8 श्रेणियाँ क्या हैं, आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है, ठीक है। अगला हमारा आर्टिकल है केंद्रीकृत परिसंपत्ति परिसमापन नीलामी मंच। इसका क्या मतलब, पहले तो इस शब्दों का मतलब समझो। केंद्रीकृत का मतलब सेंट्रलाइज, परिसंपत्ति का मतलब एसेट्स, और परिसमापन का मतलब कि जिनकी संपत्तियां जब्त कर ली गई, मतलब कोई कंपनी होती, जैसे ऐसे समझो आप कि मान लो किसी ने लोन लिया, ठीक है, किसी कंपनी से।
अब जो भी कंपनी आपको लोन देती है तो वो आपसे कोई गारंटी लेती है, तो आप क्या देते हो, अपना मकान या अपनी फैक्ट्री के कागज गिरवी रखते हो। अब हुआ क्या कि आपका मकान या आपकी फैक्ट्री गिरवी रखी है और आप लोन नहीं चुका पाए, और एक निश्चित समय के बाद आपने कह दिया कि सर हम दिवालिया हो गए, हमारे पास अब कुछ है ही नहीं। तो ये लोन कंपनियां क्या करेंगी, आपके इस मकान और इस फैक्ट्री की नीलामी करवाएंगी और उससे जो भी पैसा मिलेगा उससे अपना लोन चुकाएंगी। ठीक है, इसलिए तो गारंटी में रखते हैं वो। तो इन्हीं चीज़ों के लिए सरकार ने अब एक मंच बना दिया है। मंच क्यों? ताकि कोई अन्य व्यक्ति जो इसकी अच्छी बोली दे सके वो खरीद ले। ठीक है, और इसी के लिए इन्होंने क्या किया, पोर्टल बनाया है जिसका नाम रखा है ई बेक्रे पोर्टल या ई बेक्रे प्लेटफॉर्म। ठीक है, जो किससे रिलेटेड है, सारफेशी अधिनियम। सारफेशी अधिनियम का संबंध क्या है? सारफेशी अधिनियम वास्तव में दिवाला एवं संशोधन क्षमता बोर्ड से संबंधित है। मतलब कोई भी कंपनी दिवालिया जब घोषित हो जाती है, कोई भी कंपनी जब लोन नहीं चुका पाती है, तो उसको सारफेशी अधिनियम के तहत ही क्या किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है, या कहें उसकी संपत्तियों की नीलामी की जाती है। क्लियर हो गई बातें? अगर प्रश्न आ जाए कि सारफेशी अधिनियम का संबंध किससे है, तो बैंकिंग प्रणाली से। ई बेक्रे प्लेटफॉर्म का संबंध किससे है, बैंकिंग प्रणाली से। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत कुछ भी नहीं है, आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। बाकी यहाँ पे ये मत याद रखना, अब कुछ बच्चे पूछ रहे होंगे परिसमापक का मतलब क्या होता है। परिसमापक या परिसमापन एक ही बात है कि जब कंपनियों की परिसंपत्तियों को जब्त कर लिया जाता है तो उनसे जो भी राशि वसूली जाती है उसको कहा जाता है परिसमापन। ठीक है, ये शब्द दिखने में बड़े अच्छे लगते हैं लेकिन होते बड़े कठिन हैं। अब ये IBBI क्या है, वही इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, एक वैधानिक निकाय, मतलब दंड भी दे सकता है। कब इसकी स्थापना हुई थी, 2016 के IBC के तहत। IBC का मतलब इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी जो एक्ट है उसके तहत। IBA क्या है, जो भारतीय बैंक संघ है, बैंकिंग क्षेत्र का एक प्रतिनिधि निकाय। 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। आपको पता है RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1948 में। ठीक है, IBC भारत में 2016 से लागू, जो कि विधायी ढांचा है। व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों, कंपनियों के लिए दिवालिया शोधन अक्षमता प्रक्रिया को सरल बनाना है। मतलब जो लोग पैसा नहीं दे पाते हैं, है ना, उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और ये चीज़ आपने किस में देखा होगा, ये चीज़ अभी हाल ही में करंट में आपने देखा होगा बायजूस के बारे में। ठीक है, बायजूस को लेकर यही इशू चल रहा है कि उनकी सारी संपत्तियों को जब्त किया जा रहा है क्योंकि वो पैसा नहीं टाइम से चुका पा रहे। ठीक है, आज का हमारा अंतिम आर्टिकल है विवर्तन सीमा। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, लेकिन मैंने आपको दे दिया है विवर्तन सीमा। क्यों? क्योंकि ये शब्द अच्छा है। विवर्तन का मतलब क्या होता है? विवर्तन का मतलब ये होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट, तो टकराने के बाद वो एक निश्चित एंगल में मुड़ जाती है। ठीक है, या तो ऐसे मुड़ जाएगी या तो ऐसे मुड़ जाएगी। इसका मुड़ना ही विवर्तन सीमा कहलाता है, या कह सकते हैं विवर्तन कहलाता है। और जहाँ तक ये मुड़ती है वो उसकी सीमा कहलाती है। क्लियर होगी? मतलब जो एंगल है, जो कोण बनाती है, वो एक तरीके की विवर्तन सीमा है। मतलब विवर्तन सीमा का संबंध किससे? लाइट से। अब ये चीज़ें आप कहाँ देख सकते हो? ये चीज़ें आप अपने घर में देख सकते हो। यदि आपका घर कच्चा है या पक्का है तो कई बार खिड़की से रोशनी आती है। ठीक है, और जब खिड़की से आती है तो आप देखना सन तो सीधा होता है, लेकिन जब उस खिड़की में आती है तो उसका एंगल टेढ़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये कहलाती है विवर्तन सीमा। या कई बार कांच से टकरा के दूसरे की खिड़की से आपके यहाँ रिफ्लेक्ट होती है, तो वो जो एंगल टूटता है वो कहलाता है विवर्तन। ठीक, बाकी आपको यहाँ पे नहीं याद रखना, ज़्यादा याद करोगे पागल हो जाओगे। ठीक है, ऑप्टिकल उपकरण क्या है क्या नहीं है आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ क्या, कि प्रकाश सूक्ष्मदर्शी को लेकर क्वेश्चन आ सकता है कि इसके क्या क्या अनुप्रयोग हैं। तो ये वास्तव में कोशिकाओं को देखने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं, आकाशगंगा को देखने के लिए उपयोग कर सकते हैं, लेकिन खास बात यह है कि कोशिकाओं के अंदर का जो प्रोटीन है और उन पर हमला करने वाले जो वायरस हैं उनको हम नहीं देख सकते। ठीक है, हालांकि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप कोशिकाओं के अंदर और परमाणुओं जैसी छोटी चीज़ों को देख सकते हैं। मतलब वही बात है कि हम प्रोटीन और इन चीज़ों को तो भले ना देख पाएँ, लेकिन अंदर की जो भी चीज़ें छोटी छोटी कोशिकाएं हैं उनको देख सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपसे क्वेश्चन
पूछा जाएगा किसको नोबेल प्राइज़ मिला, किसको नहीं मिला। 2014 का नहीं पूछेगा आपसे, यदि पूछेगा 2025 में तो 2024 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, तो वो हम आपको पीछे की करंट अफेयर्स में कवर करा देंगे। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में 8 नवंबर की। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।